पंखुड़ी लंबकर्ण का यह मैसेज देखकर हैरान थी। उसे तो यही नहीं पता था कि लंबकर्ण और बाकी दो लोग कुछ दिनों पहले ही रहस्यमयी टापू गए थे। पंखुड़ी, क्या तुम वाकई हमारे साथ चलना चाहोगी? यदि तुम हमारे साथ चली तो हमें बहुत खुशी होगी। इसके अलावा तुम भूपेश भ्रामक जी को भी बता सकती हो कि हम तीनों तुम्हारे साथ हैं और उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी त्रिकालदर्शी ने मैसेज किया, स्मृति भ्रामक, अगर तुम हमारे साथ चलना चाहती हो तो हमें मिलने की एक जगह ढूंढनी होगी। हमारी रहस्यमयी टापू की इस यात्रा के लिए हम तीनों ने काफी तैयारी की है। चाहे वो जादुई टेक्निक हो या जादुई खजाना, हमने सब जुटा लिया है। हम तुम्हारे लिए भी कुछ चीजें जुटा लेंगे ताकि तुम्हें रहस्यमयी टापू जाकर याददाश्त खो जाने की चिंता भी न रहे। अगर तुम्हारी याददाश्त चली भी गई तो भी हमारे जादू का असर जब तक रहेगा उतने में हम याददाश्त भूल जाने के जरिए का पता लगा लेंगे, तलत ने कहा। तलत की बात खत्म होते ही बाकी लोग भी इस बातचीत में उतरने लगे। त्रिकालदर्शी, बिना किसी चीज को देखे बताओ कि आज कौन सा महीना और कौन सी तारीख है? बाबा बैरागी ने पूछा। अभी 17 जून है। इसी दिन हमने निकलने का ख्याल बनाया था। त्रिकालदर्शी ने तुरंत जवाब दिया। त्रिकालदर्शी का मैसेज देखने के बाद तलत ने तुरंत ही आज की तारीख देखी। अरे नहीं, इसमें तो 8 जुलाई दिखा रहा है। तलत ने कहा, 8 जुलाई? क्या हमारी याददाश्त में कुछ दिक्कत है? लंबकर्ण ने कहा, हाँ, तुम्हारी याददाश्त में दिक्कत है। धामी ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि यह बड़ी दिक्कत है। तुम्हारी याददाश्त तो शल्य के दोस्तों से भी ज्यादा गई है। उन्हें कम से कम रहस्यमयी टापू तो जाना याद है। वो तो बस यहाँ अंदर की कहानी भूले हैं, जबकि तुम लोगों के मामले में तो तुम्हें एकदम शुरू की चीजें भी याद नहीं है। तिलिस्मक ने कहा, तुम लोग टापू से निकलने के बाद वहीं कहीं नहीं मिले, बल्कि तुम लोग तो अपने घर पहुंच गए हो, है ना? अब मुझे बताओ कि याददाश्त खोने के बाद क्या तुम लोग नींद में चलते हुए घर पहुंच गए? शल्य ने कहा। इन सब बातों से सभी को साफ हो गया था कि इन तीनों को आने जाने की बातें भी याद नहीं थी। फिर घर लौटने के बाद जब उन्होंने बातें करना शुरू की तो उन्हें यही लगा कि वो अभी तक रहस्यमयी टापू के लिए निकले भी नहीं हैं। इसी कारण इन लोगों ने फिर से रहस्यमयी टापू जाने के लिए मिलने का प्लान बनाया। खैर, यदि लंबकर्ण, त्रिकालदर्शी और तलत इस तरह की बातें न करते तो शायद किसी को पता भी नहीं चलता कि वो लोग रहस्यमयी टापू से वापस आ गए हैं और उनकी याददाश्त चली गई है। उन लोगों को टापू गए 20 दिन से ज्यादा बीत गए थे, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ भी याद नहीं था। लेकिन पंखुड़ी ये सब देखकर काफी चौंक चुकी थी। डर के मारे उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। अगर ग्रुप के इन 3 ताकतवर जादूगरों की याददाश्त चली गई है तो शायद मैं तो बचपन तक की बातें भूल जाऊंगी। इससे अच्छा तो मैं अपने घर में ही रहूं। पंखुड़ी ने मनी मन सोचा। तुम तीनों ने तो याददाश्त न जाने के लिए सब कुछ पहले से तैयार कर लिया था ना? तुम्हें एक बार अपने सामान की जांच करनी चाहिए ताकि तुम ये पता लगा सको कि रहस्यमयी टापू पर तुम्हारे साथ क्या हुआ था। जन्मेजय ने कहा, मैंने सब देख लिया। हम जो भी सामान लेकर गए थे उसने अपना असर नहीं दिखाया। लंबकर्ण ने जवाब दिया। इस तरह काफी देर तक यहाँ वहाँ की बातें चलती रही, जिसके बाद राज और पंखुड़ी ने रहस्यमयी टापू जाने का ख्याल छोड़कर कहीं और जाने का मन बनाया। राज ने संता से कांटेक्ट करके वसीम के जरिए उसे अपनी लोकेशन लॉक करवा दी और संता ने अडिक्टन टेक्निक उड़ती तलवार पर रवाना कर दी। राज ने फोन चार्जिंग टेक्निक पहाड़ी महारथी की फाइल्स में ढूंढ ली और वसीम से उसे सिखाने को कहा। इसके अलावा टफी ने गुप्त तरीके से ग्रुप में मैसेज करके बाबा बैरागी से कार चलाने की बात कही, लेकिन बाबा बैरागी ने उसे साफ तौर पर मना कर दिया, जिसकी शिकायत टफी ने परी से कर दी। दूसरी तरफ महेंद्रगिरी पर्वत चोटी पर हयग्रीव शांति से बादलों के बीच बैठा था। बादलों के बीच नितेंद्र पसीने में नहाया हुआ था। वो लगातार तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा था। अचानक ही बादल गायब हो गए और उसमें से अलगू सामने आया। सुनने में आया है कि जिगोलो पकड़ा गया। अलगू ने कहा, मुझे याद है कि जिगोलो इस काम के लिए रक्त चोरी टेक्निक लेकर गया था। हयग्रीव ने कहा, यह एक ऐसी टेक्निक थी जिसकी मदद से 6वें लेवल के जादूगर से बचकर भागना भी आसान था। इसके बावजूद भी जिगोलो नहीं भाग पाया था। यह हयग्रीव के लिए बहुत ही हैरानी की बात थी।
आखिर जिगोलो का सामना कैसे दुश्मन से हुआ था? कहीं वो 7वें लेवल के किसी जादूगर से तो नहीं मिल गए? हयग्रीव ने मनी मन सोचा। नितेंद्र ने भी अपना पसीना पोंछते हुए प्रैक्टिस बंद कर दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिगोलो बहुत ही लापरवाह हो गया हो और फिर उसे रक्त चोरी टेक्निक इस्तेमाल करने का मौका ही ना मिला हो, या फिर किसी ने बहुत जोर लगाकर उसे कैद कर लिया हो। नितेंद्र ने अलगू के पास आकर कहा, इस बार जिगोलो लापरवाह नहीं था। वो अपने दोस्त हटीला को भी लेकर गया था। इस बार वो जूनियर नाम का लड़का भी अकेला था। उसके आसपास दूर दूर तक कोई सीनियर नहीं था। उससे निपटने का इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता। अलगू ने कहा, हटीला, ये तो काफी फेमस आजाद जादूगर है ना, उससे लड़ना तो काफी कठिन माना जाता है। नितेंद्र ने भौएं उठाकर हैरानी में कहा। जब नितेंद्र चिरंजीवी कबीले में था तब उसने हटीला का नाम सुना था, लेकिन उस जूनियर ने हटीला को ठिकाने लगा दिया, जिससे हम भी ठीक ढंग से मुकाबला नहीं कर पाते। जूनियर ने किसी जादुई खजाने की मदद से उसे मारा और उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। अलगू ने कहा। अलगू को असल में ये नहीं मालूम था कि जूनियर ने कौन से जादुई खजाने का इस्तेमाल किया था। मुझे लगता है कि उस खजाने का बस एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता होगा, वरना जिगोलो रक्त चोरी टेक्निक का इस्तेमाल ही क्यों करता? हयग्रीव ने कहा। हाँ, उसका इस्तेमाल करने के बाद जूनियर के अंदर ज्यादा ताकत नहीं बची थी। जिगोलो ने 2 बार उस पर सीधा हमला भी किया, लेकिन जिगोलो ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जूनियर के पास भागने की एक टेक्निक और भी होगी। जिगोलो ने अपनी पूरी ताकत लगाकर भी जूनियर का पीछा किया, तब भी वो उसे नहीं पकड़ पाया। मेरे बहरूपिये की तो इतनी हैसियत ही नहीं थी कि वो इन दोनों का पीछा कर पाए। अलगू ने कहा, वो लड़का काफी सीनियर को जानता है, ऐसे में उसके पास भागने की टेक्निक होना कोई बड़ी बात नहीं है। जिगोलो ने अगर अपना दिमाग लगाया होता तो वो अपनी तैयारी पहले से रखता। नितेंद्र ने कहा। उसके बाद क्या हुआ वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे खबर मिली कि जिगोलो को शाही शेर ने पकड़ लिया और वो उसे शाही कबीले ले गया। अलगू ने कहा। खैर, जिगोलो को हमारी साजिश के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, इसलिए हमें नुकसान नहीं होने वाला। शाही शेर को हमारे बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। इसके साथ ही मैं जिगोलो की शाखा के लोगों को वहां से निकल जाने की खबर भी पहुंचा देता हूं, ताकि वो शाही शेर से अपनी जान बचा लें। शाही शेर 5वें लेवल का बहुत ही खूंखार लड़ाकू है, उसके गुस्से से कोई नहीं बच सकता। हयग्रीव ने सोचकर कहा। कुछ घंटों के बाद वसीम ने राज को बताया कि उसकी उड़ती तलवार आ चुकी है। राज ने उड़ती तलवार के पास जाकर देखा तो एक लड़का उस पर बैठा हुआ था। राज हैरान रह गया। संता ने सिर्फ यूएसबी की जगह किसी जादूगर को टेक्निक लेकर भेजा था। यह काफी कम उम्र का एक लड़का था जिसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। तुम्हारा नाम क्या है? राज ने उस लड़के को तलवार से उतारते हुए पूछा। मेरा नाम गुलगुले है, मैं 6 साल का हूँ। मैं फकीर जी का 78वां शिष्य हूँ। मैंने कुछ समय पहले ही अपना आधार हासिल किया है। उस लड़के ने जवाब दिया। क्या तुम भाग कर आए हो? राज ने पूछा। नहीं नहीं, संता जी ने खुद मुझे यहाँ भेजा है, गुलगुले ने कहा। थोड़ी देर बाद अपने झूठ पर पछताते हुए गुलगुले का चेहरा उतर गया। मुझे माफ करना राज जी, लेकिन मैं वाकई भाग कर आया हूँ, लेकिन संता जी को इस बारे में मत बताना, गुलगुले ने कहा। सन्यासी झूठ नहीं बोलते, तुमने नियम तोड़ा है, वसीम ने कहा। यह सुनकर गुलगुले का चेहरा उतर गया। लगता है हमें इसे वापस भेजना होगा, वसीम ने कहा। नहीं, ऐसा मत करना, मैं मर जाऊंगा। जब मैं यहाँ आ रहा था तो मेरे पैर पहले ही सुन्न हो चुके थे। अगर मैं एक बार और तलवार पर बैठा तो शायद मैं रास्ते में ही कहीं गिर जाऊंगा। मुझे इतनी जल्दी मरना नहीं है। चिंता मत करो, मैं सामान भेजने वाली नहीं बल्कि आदमी भेजने वाली तलवार से तुम्हें भेजूंगा। इसमें काफी प्रोटेक्शन होता है, जिसके कारण तुम तलवार से चिपके रहोगे और गिरोगे नहीं। राज ने इसका इस्तेमाल किया है, वसीम ने कहा। तभी राज का फोन बजा। संता ने राज से गुलगुले का ख्याल रखने को कहा। अच्छा गुलगुले, क्या तुम यहाँ तक बस मस्ती करने के लिए आए हो? राज ने गुलगुले से पूछा। नहीं, लेकिन मैं आपको मेरे यहाँ आने की वजह तभी बताऊंगा जब आप मुझसे ये वादा करें कि आप किसी को ये बताएंगे नहीं, गुलगुले ने कहा। असल में मैं जब भी मेडिटेशन करने के लिए नीचे बैठता हूँ तो मुझे काफी दर्द होता है। मुझे पता चला है कि मुझे पाइल्स हो गया है, इसलिए मैं इसके इलाज के लिए यहाँ आया हूँ, गुलगुले ने कहा।
राज को ये बात सुनकर काफी हंसी आई, लेकिन उसने अपनी हंसी को रोक लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने छोटे से बच्चे को ऐसी परेशानी कैसे हो गई, क्योंकि जादूगरों को मेडिटेशन करने के लिए तो जमीन पर बैठना ही पड़ता था। इसलिए अब गुलगुले बिना सर्जरी के इस समस्या से बाहर भी नहीं आ सकता था। ऐसे में राज इस मामले को लेकर संजीदा भी था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे काफी हंसी भी आ रही थी। राज ने अपने भाव दबाने की पूरी कोशिश की और वो कुछ हद राज और वसीम ने हवाई जहाज उड़ाने के लिए पूरी व्यवस्था बिठा ली थी। इसके साथ ही राज ने बाबा बैरागी से स्पेस सूट भी मांग लिया था। पहले तो बाबा बैरागी को जब तक राज के ऐसा कहने की वजह नहीं पता थी, तब तक बाबा बैरागी को बहुत ही अजीब लगा, लेकिन वजह पता चलते ही बाबा बैरागी भावुक हो गया। मैं समझ सकता हूँ, तुम्हें जो भी चाहिए मैं उस सब का बंदोबस्त करता हूँ, बाबा बैरागी ने आश्वासन देकर कहा। हाँ, एक बात और, तुम टफी को हवाई जहाज मत उड़ाने देना। वो मुझे भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए परेशान कर रहा था। अगर उसने हवाई जहाज उड़ाया तो न जाने क्या होगा। उसे तो हवाई जहाज के करीब भी मत आने देना, बाबा बैरागी ने याद करके कहा। सीनियर, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि टफी मेरे और सीनियर वसीम के साथ हवाई जहाज उड़ाने में जरा सी भी दिलचस्पी रखता है, तो आप बेफिक्र रहिए, राज ने कहा। राज ने ऐसा कह तो दिया था, लेकिन जब राज हवाई जहाज उड़ाने के बारे में पूरी तरह से श्योर हो गया था, तब टफी ने खुद आकर उसे अपने कुछ बोल दिया था, ताकि मुसीबत के समय उसके पास कोई दूसरा विकल्प रहे। असल में वसीम के साथ कुछ भी करना जानलेवा था, और ये बात तो हवाई जहाज की थी। इसी कारण राज के मन में टफी के लिए एक अलग जगह बन चुकी थी। अच्छा, ऐसा है। अगर ऐसी ही बात है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बाबा बैरागी को टफी का फैसला सुनकर अच्छा लगा था। बाबा बैरागी के हिसाब से टफी हमेशा परेशानी खड़ी करने की कोई न कोई वजह ढूंढता रहता था। ऐसे में टफी का हवाई जहाज न उड़ाने का फैसला बाबा बैरागी के लिए काफी अलग फील दे रहा था। क्या राज के साथ रहने से टफी ने परेशानी खड़ी करना बंद कर दिया है? अगर ऐसा ही है तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। जब मैं उसे पाल रहा था, तब मैंने हमेशा यही कोशिश की थी कि सब उससे प्यार करें और वो मेरी हर बात माने। इसके बावजूद भी मुझे आज तक समझ नहीं आया कि वो नाक में दम करने वाला कैसे बन गया, बाबा बैरागी ने मनी मन सोचा। अभी जब बाबा बैरागी अपनी सोच में डूबा था, तभी किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। तभी बाबा बैरागी ने बाहर के कैमरे में दस्तक देने वाले को देखा। बाहर एक सुंदर महिला मुस्कुराते हुए खड़ी थी। अरे परी, तुम आज तुम्हारे पास मुझसे मिलने का समय कैसे मिल गया? बाबा बैरागी ने दरवाजा खोलकर कहा। परी इस तरह मुस्कुरा रही थी कि कोई भी उसे देखकर ये नहीं जान सकता था कि वो फिलहाल कितनी खतरनाक थी। जबकि टफी ने जब से बाबा बैरागी की शिकायत परी से की थी, तभी से परी का पारा बाबा बैरागी को लेकर चढ़ा हुआ था। जबकि दूसरी तरफ बाबा बैरागी से बात करने के बाद राज इंटरनेट पर हवाई जहाज क्रैश होने के दौरान क्या किया जाना चाहिए, इसके तरीके सीख रहा था। राज ने पैराशूट का इस्तेमाल भी देख लिया था। भले ही वसीम के पास उड़ती तलवार थी और राज के पास टफी के बाल थे, लेकिन राज अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं रखना चाहता था, क्योंकि हवाई जहाज के मामले में राज अपनी जिंदगी से भी हाथ धो सकता था, जिससे उसका जादुई दुनिया का सफर तो दूर, जिंदगी का सफर भी खत्म हो जाता। सब अच्छे से देखने के बाद राज ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए नीचे खाना खाने चला गया। सलोनी उन लोगों के साथ लौट कर नहीं आई थी, इसलिए अब खाने के जायके में भारी गिरावट आ चुकी थी। वसीम बाहर जाकर कुछ खाने की चीजें ले आया था, लेकिन सीनियर को इतनी सुबह से नाश्ता लाने की क्या जरूरत थी, राज ने मनीमन सोचा। राज गौर से वसीम की तरफ देखने लगा। वसीम ने फोन चलाते हुए महसूस कर लिया कि राज उसे घूर रहा है, जिसके बाद वसीम ने कुछ और स्ट्रॉबेरी अपने मुंह में भर ली। अच्छा, तो सीनियर स्ट्रॉबेरी लेने के लिए बाहर गए थे। राज को देखकर खुशी हुई। जब से राज ने रोहन के खेत से लाई स्ट्रॉबेरी वसीम को खिलाई थी, वसीम उनका दीवाना हो चुका था। यहाँ तक कि इतनी सारी स्ट्रॉबेरी खा लेने के बावजूद भी वसीम का मन अभी तक उनसे ऊबा नहीं था। इसके बाद राज नाश्ता करने के लिए बैठ गया। सीनियर, गुलगुले नाश्ता करने नहीं आया क्या? राज ने खाते हुए पूछा। वो अभी बाथरूम में है,
लेकिन अब उसे काफी समय हो गया है। वसीम ने कहा। काफी समय हो गया है? क्या इसकी पाइल्स की दिक्कत बढ़ गई है? शायद इसीलिए ही वो सर्जरी कराना चाहता है। राज ने मनी मन सोचा। गुलगुले, मैं तुम्हें सलाह देना चाहूंगा कि अच्छे से सफाई करके बाहर आना, वरना शायद तुम्हारी दिक्कत बढ़ भी सकती है। राज ने कहा। क्या आप लोग तो मामले को लेकर काफी संजीदा हो गए हैं? गुलगुले ने कहा। हाँ, तुम्हें थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, राज ने नाश्ता करते हुए कहा। इसके बाद राज ने टीवी चालू की और समाचार का चैनल देखने लगा। देहरादून के लोकल चैनल पर पहुंचने के बाद उसे अपनी पसंद का एक समाचार मिल गया, जिस पर एक इंटरव्यू चल रहा था। इंटरव्यू में एक तरफ चश्मा लगाकर एक आदमी बैठा था, जिसके चेहरे पर हर सवाल के जवाब होने की झलक थी। दूसरी तरफ एक सुंदर एंकर थी, जो कि सवाल जवाब के लिए बैठी थी। प्रोफेसर, आप भूगोल में माहिर हैं, तो आप हमें उस बात के बारे में बताइए जो देहरादून वालों को कुछ समय से लगातार परेशान कर रही है। हाल ही में ये घटना शॉपिंग सेंटर के पास हुई थी, जिसमें धरती में एक बड़ा गड्ढा बन गया था। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? एंकर ने पूछा। एंकर का ये सवाल सुनकर राज अपने मुंह में निवाला डालते डालते रुक गया। एंकर असल में वसीम की करतूत के बारे में ही बात कर रही थी, जिसमें वसीम के गिरने से एक बड़ा सा गड्ढा बन गया था। जब से ये वारदात हुई थी, तभी से इंटरनेट पर इस मामले में लोगों ने अपनी अपनी एक वजह डाल दी थी। कुछ लोगों का कहना था कि ये धरती पर कोई आम गड्ढा नहीं है, क्योंकि इस तरह का गोल गड्ढा बनना आम बात नहीं है। इस कारण से जरूर ये उल्का पिंड गिरने से ही हुआ है। लेकिन इस बात पर भी सभी सहमत नहीं थे। दिन दहाड़े उल्का गिर जाना और किसी को उसके बारे में खबर भी न लग पाना भरोसे के बाहर की बात थी। इसके अलावा धरती पर किसी को जलने के निशान भी नहीं मिले थे। मुझे इस बात पर कोई शक नहीं है कि यह गड्ढा धरती ने खुद बनाया है, प्रोफेसर ने जवाब दिया। इसके बाद प्रोफेसर ने धरती से लगातार मिनरल और पानी निकालते रहने को इसका जिम्मेदार ठहराते हुए सब समझाया। इसके बाद वो अपने मुद्दे से थोड़ा भटकने लगे। थोड़ी ही देर में वो भूमि माफिया की बात करने लगे। फिर उन्होंने पर्यावरण बचाने पर अपनी बात रखी और बताया कि ये सभी की जिम्मेदारी है कि वो पर्यावरण की रक्षा खुद करें। प्रोफेसर लगातार बोलते जा रहे थे, जिससे देखने वाले हैरान थे। यार, ये तो मुद्दे से ही भटक गए। अब ये सब बोलना बंद कर दो और मामले को 4-5 लाइन में निपटाओ, एंकर ने मनी मन सोचा। हालांकि उसने ऐसा कहना ठीक नहीं समझा, बल्कि प्रोफेसर की बातों की सराहना करती रही। अरे, अब दोहरा भी दो कि ये गड्ढा धरती ने खुद बनाया है, राज ने गहरी सांस लेकर कहा। खैर, देहरादून के काफी लोग इसी बात को सच मान चुके थे। अरे, ये तो वही गड्ढा है ना जो मेरी वजह से बन गया था, वसीम ने टीवी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। नहीं सीनियर, ये गड्ढा तो धरती ने खुद बनाया है। ये तो भू माफियाओं की मिली भगत के चलते हो रहा है, जो जमीन से लगातार चीजें निकालने में लगे हैं। उन्हीं की वजह से ये सब हो रहा है। अब ये गड्ढा उल्का गिरने जैसा क्यों है, ये बात भी प्रोफेसर जरूर बताएंगे, राज ने मुड़कर कहा। अच्छा, तो ये बात है। इसका मतलब आगे से कभी भी जमीन पर गिरने के बाद मुझे उसे ठीक करने की जरूरत नहीं है, वसीम ने सिर हिलाकर कहा। हाँ, बिल्कुल सही, राज ने सहमति देकर कहा। इसके बाद राज फिर से नाश्ता करने में लग गया। अभी राज नाश्ता कर ही रहा था कि तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। गुलगुले नीचे कुछ पहने नहीं था और वो कुछ ऐसे ही दौड़ता हुआ राज के पास आ गया। आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, राज ने मनी मन सोचा। राज जी, देखिए, सब कुछ अच्छे से साफ हो गया ना, गुलगुले ने पीछे मुड़कर कहा। राज ने ध्यान से गुलगुले की तरफ देखा। वो हैरान था। यार, ठीक से नाश्ता तो कर लेने देते, राज ने अपने हाथ में नाश्ते की तरफ देखकर सोचा। अब उसका नाश्ता से मन उचट चुका था। राज जी बताइए, गुलगुले ने दोबारा पूछा। हाँ हाँ, सब अच्छे से साफ हो गया है, अब अपने हाथ धो लो और नाश्ता कर लो, राज ने बेमन से मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, गुलगुले वापस बाथरूम लौट गया और उसने कपड़े पहन लिए। राज जी, आखिर नाश्ते में क्या क्या है, बाथरूम से लौटकर गुलगुले ने पूछा। काफी कुछ है, तुम जो चाहो वो खा सकते हो, राज ने टेबल की तरफ इशारा करके कहा। अरे बस इतना सा, हमारे पास तो कुछ और नाश्ता भी होना चाहिए था, गुलगुले ने उलझन में पड़कर कहा। गुलगुले ने इसके बाद कुछ खाने की चीजों के नाम बताए जो राज ने पहली बार सुने थे। हमारे पास ये सब तो नहीं है, राज ने जवाब दिया।
फिर राज ने मुड़कर वसीम की तरफ देखा। वसीम अभी भी स्ट्रॉबेरी खाने में व्यस्त था। इसने जो नाश्ता बताया उसमें से कुछ टेक्निक सीखने में मदद करता है। उसमें अपनी एक ताकत होती है। इस तरह का नाश्ता करने से रक्त और कुंडलिनी की शक्ति बढ़ जाती है और जादूगरी में काफी मदद मिलती है। अपनी जवानी में मैंने ऐसी खूब सारी चीजें खाई हैं, वसीम ने समझाते हुए कहा। राज जी, आप चिंता मत कीजिए, मेरे लिए नाश्ता भी ठीक है। गुलगुले ने थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा। राज जी, ये चीजें कैसे बनाई जाती हैं? गुलगुले ने नाश्ते करने के दौरान पूछा। मुझे भी नहीं पता, राज ने जवाब दिया। अच्छा, तो इसमें क्या डाला है ये भी आपको नहीं पता होगा? ऐसे में मैं इसे नहीं खा सकता, मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया तो? गुलगुले ने कहा और राज की तरह ही ब्रेड खाने लगा। राज की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि दिन ब दिन उसके साथ नए नए लोग क्यों रहने आ रहे थे। क्या राज हवाई जहाज का अपना सफर तय कर पाएगा? आखिर हयग्रीव राज पर कब हमला करने की सोच रहा था?